हेलो एवरीवन, वेलकम टू द प्लेटफॉर्म ऑफ अकेड हेल्प। आई होप आप सब बढ़िया होंगे, आपकी तैयारी एकदम बढ़िया चल रही होगी। तो आज इस लेक्चर का हमारा एम होने वाला है कि जो हमने प्रीवियस लेक्चर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कुछ बेसिक प्रॉब्लम को सॉल्व किया तो उन्हें अब हम आगे एक्सटेंड करते हुए और भी काफी सारी प्रॉब्लम को सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे चाहूंगा कि अगर आपने इस सीरीज के फर्स्ट लेक्चर से स्टार्टिंग से इस लेक्चर को नहीं देखा है तो एक बार उन्हें देख लीजिए। कहीं ना कहीं आपको बहुत सारी नई चीजें सीखने वाली है, क्योंकि सबसे पहले जो हमने डे 1 रखा था उसमें हमने बेसिक ऑफ मैथमेटिक्स का पार्ट 1 किया था। डे 2 में बेसिक ऑफ मैथमेटिक्स का पार्ट सेकंड, और डे 3 में हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पार्ट फर्स्ट रखा था। और आज डे 4 है तो इसमें हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पार्ट सेकंड रखा है, और इसमें भी हम काफी प्रॉब्लम करने वाले हैं। तो मेक श्योर आप इस लेक्चर को पूरा देखिए। मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आप अभी तक हमारे साथ टेलीग्राम पे नहीं ऐड हुए हैं तो प्लीज उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में जल्दी से ऐड हो जाइए। दूसरी चीज आपके लिए है कि अपने फोन को रोटेट कर लीजिए और सारे डिस्ट्रैक्शन को अवॉइड कर दीजिए, क्योंकि आने वाला 1 घंटा आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसमें आप नई नई चीजें सीखने वाले हो, ठीक है। और तीसरी चीज ये है कि जो अगर आपकी स्क्रीन पे कोई भी क्वेश्चन आता है, सबसे पहले आपको सिर्फ पॉज करना है वीडियो को, और फिर उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, और फिर मेरे को देखना है कि मैंने इसको किस अप्रोच से किया। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि मेरी कौन सी उस क्वेश्चन के प्रति अप्रोच थी। डेफिनेटली यू विल लर्न समथिंग आउट ऑफ इट। चलिए तो आगे मूव करते हैं। आज के लेक्चर में हम देखते हैं क्वेश्चंस हमने बहुत सारे इकट्ठे किए हैं आपके लिए। अगर आपने प्रीवियस वाला लेक्चर नहीं देखा है, इसमें हमने बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन सॉल्व किए थे, ठीक है, तो उन्हें आप एक बार जस्ट देख लीजिए। आज इस लेक्चर को हम एक्सटेंड करते हैं। डे 4 है हमारा, और 45 डेज तक हमने चैलेंज लिया है कि कंटिन्यूअस वीडियो डालते रहेंगे आप सभी के लिए, क्योंकि अल्टीमेटली लास्ट का टाइम है। बहुत सारे बच्चों का डाउट रहता है कि सर क्या पढ़े, कहाँ से पढ़े, कितना पढ़े। तो उसी सारी समस्या का समाधान है आपके लिए, और वही चीजें हम आपके लिए करने वाले हैं इन लेक्चर के माध्यम से। फिजिक्स और केमिस्ट्री की क्लासेस रेगुलर चलती रहती है, तो उन्हें भी आप अटेंड करते रहिए। और अगर आपको कहीं पे भी कोई भी डाउट आता है तो हमसे या तो कमेंट बॉक्स में या फिर टेलीग्राम पे आप हमसे पूछ सकते हैं। चलिए तो आगे मूव करते हैं। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन होने वाला है, बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन मैं एक बार नोट करवा देता हूँ आपको। क्वेश्चन एक बार देख लीजिए, वीडियो को पॉज करिए और इस क्वेश्चन को एक बार खुद ट्राई करिए। डेफिनेटली यू आर एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन इफ यू हैव अ बेसिक फील ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन और द क्यूबिक इक्वेशन। Okay, at this present time you have to find the root of the quadratic equation, then you have to find this and this value, and let's see whether you are able to solve or not. Okay, तो चलिए, आई होप आपने क्वेश्चन पॉज करके ट्राई कर लिया होगा। ईमानदारी से इसे सॉल्व करना है आपको, ठीक है। टाइम लगेगा, थिंग्स टेक टाइम। ओके, चीजें टाइम लेती हैं आपके लिए, पर आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, बोला है कि ये जो आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पहले मैं आपके सामने एक बार लिख लेता हूँ। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको फील है कि यहाँ पे क्या लिखा है, एक्स क्यूब प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। और ये आईआईटी में आया हुआ 2023 में 8 अप्रैल शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, ठीक है। तो इसके 3 रूट्स हैं, पहला अल्फा, दूसरा बीटा और तीसरा गामा। इसके 3 रूट्स हैं। सबसे पहले ये उसने बोल दिया, ठीक है। ये गिवन इंफॉर्मेशन है, इसके 3 रूट्स हैं। और दूसरा ये है कि काइंड ऑफ कुछ कंडीशन भी दे दी उसने अल्फा और बीटा में, कि अगर आप बीटा की गामा के साथ मल्टीप्लाई करते हो तो वो 1 आता है, और वो किसके बराबर होता है, नेगेटिव ऑफ अल्फा के बराबर होता है। तो इनडायरेक्टली इसने हमें क्या बता दिया कि जो अल्फा होगा वो -1 के बराबर होगा। कैसे पता लगा सर आपको? क्योंकि भाई अगर मैं इन दोनों में -1 की मल्टीप्लाई कर दूंगा तो सेपरेटली यू आर ऑल्सो एबल टू फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा, दैट इज नथिंग बट इट इज इक्वल टू -1। कोई बड़ी बात नहीं है, सिंपल है, ठीक है। अल्टीमेटली आई हैव टू फाइंड दिस वैल्यू ना, ये मेरे को पता करना है। इसमें कहीं अल्फा भी छुपा है, बीटा भी छुपा है, गामा भी छुपा है। तो मैं ट्राई करता हूँ पहले अल्फा बीटा गामा को, और ए बी सी कहीं से मेरे निकल जाए। ए तो है नहीं, बी और सी मेरे कहीं से निकल जाए तो मजा आ जाएगा, ठीक है। चलिए, तो अल्फा मेरे को पता लग गया प्यारे बच्चों कि जो अल्फा है वो मेरा किसके बराबर हो जाएगा, -1 के बराबर हो जाएगा। अब मैंने क्या किया, ये जो मेरे को इक्वेशन की बनती है इसमें मैंने अल्फा की दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दी। अल्फा की मल्टीप्लाई करने पे देखा कि अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा मेरे को पता होता है किसी भी क्यूबिक पॉलिनोमियल का सी बाई ए होता है। सिंपल बात। तो सी बाई ए यानी कि सी क्या हो जाएगा, सी, और नीचे ए हो जाएगा। तो ए इज नथिंग बट ए इज इक्वल टू 1, ठीक है। ए इज नथिंग बट ए इज इक्वल टू 1। तो कैसा हो जाएगा ये आपके पास, सी इज इक्वल टू अल्फा, दैट इज नथिंग बट इट इज इक्वल टू -1। तो कैन आई से दैट कि जो मेरा सी होगा वो सिंपली क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। कोई बड़ी बात नहीं है, सी की वैल्यू क्या आ गई आपकी, -1 आ गई। तो जब सी की वैल्यू आपकी -1 आ चुकी है, आपको उस क्वाड्रेटिक क्यूबिक इक्वेशन का एक रूट पता चल चुका है, दैट इज -1। कैन यू फाइंड द वैल्यू ऑफ बी? कैन यू इजीली फाइंड द वैल्यू ऑफ बी? आपने भी यही अप्रोच लगाई होगी मुझे पता है, पर आप थोड़ा बहुत कहीं पे फंस गए होंगे, और शायद यही स्टेप वो फंसने वाला होगा। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। एज एज अल्फा इज इक्वल टू -1, दैट इज नथिंग बट द रूट ऑफ दिस पर्टिकुलर क्यूबिक इक्वेशन। ये इसका रूट है ना, तो भाई रूट है तो इसकी वैल्यू यहाँ पुट करो। तो देखा मैंने कि -1 का क्यूब प्लस बी इंटू -1 प्लस सी। सी इज नथिंग बट सी की वैल्यू आपके पास फिर से क्या है, -1 है। तो यहां से ये क्या हो जाएगा, -1 माइनस बी -1 इक्वल टू 0।
तो यहाँ से अगर मैं इसे इधर मूव करता हूँ तो -2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास b हो जाएगा। तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से आपकी -2 के बराबर हो जाएगी। b की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से -2 के बराबर हो जाएगी। ठीक है, सी जो होगा आपके पास अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा माइनस डी वाई ए होता है। ओके, यहाँ पे जस्ट माइनस की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। सॉरी सॉरी, यहाँ पे कैलकुलेशन की एरर है। बस आपको लॉजिक समझ आना चाहिए। आई होप आप यहाँ पे तक भी पहुंच गए होंगे। तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा क्या होता है, सी वाई ए होता है। ठीक है, तो सी वाई ए हो जाएगा अल्फा। तो यहाँ पे अल्फा सी की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो अगर सी की वैल्यू 1 होती है तो ये 1 हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा और बी की वैल्यू आ जाएगी आपकी सिंपली 0 हो जाएगी। सिंपल कैलकुलेशन है, कोई बड़ी बात नहीं है। अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा जो क्यूबिक होती है, सॉरी, वो होती है माइनस डी वाई। ठीक है, सिंपल सी चीज है, कोई बड़ी बात नहीं है। अब बी की वैल्यू आपने 0 निकाल दी। अब आपको फील आया कि यार जैसी बी की वैल्यू 0 होगी तो एक मेरे पे क्यूबिक इक्वेशन आ गई। अब लेट्स एनालाइज द नेचर ऑफ दैट पर्टिकुलर क्यूबिक इक्वेशन। कि जो क्यूबिक इक्वेशन आई मेरे पे एक्स क्यूब प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, जो मेरे पे क्यूबिक इक्वेशन आई वो कैसी आई, बी की वैल्यू तो वो अपने साथ 0 लेके आई। अब जब वो बी की वैल्यू अपने साथ 0 लेके आई तो एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे उसे तो वो भी 0 ही होगा। और जो सी है अभी अभी निकाला आपके सामने, जो सी है उसकी वैल्यू कैसे निकाली थी हमने, याद होगा आपको, माइनस डी वाई ये होता है फॉर्मूला। ठीक है, यहाँ पे आपको करेक्ट कर लेना उसे और ये हो जाएगी 1 इक्वल टू 0। तो आपको फील आ गया कि जो एक्स क्यूब होगा वो किसके बराबर होगा, -1 के बराबर होगा। एक्स क्यूब किसके बराबर होगा, -1 के बराबर होगा। ठीक है, तो ये काइंड ऑफ क्यूब रूट ऑफ -1 के बराबर हो जाएगा। क्यूब रूट ऑफ -1 के बराबर हो जाएगा। तो एक हल्की सी चीज नोट करवा रहा हूँ, आपको पता भी होना चाहिए। थोड़ा बहुत जो क्वाड्रेटिक वाला चैप्टर है ना, कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेट कर जाता है, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं रैशनल और इरेशनल वाली, तो नॉट रैशनल इरेशनल, रियल और इमेजिनरी वाली फील आती है। तो इमेजिनरी नंबर में भी कभी कभी कहानी चल जाती है, तो वहां पे कॉम्प्लेक्स वाला पार्ट यहाँ पे आ जाता है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि अगर एक्स क्यूब -1 आपके पास इक्वल टू 0 में, तो इसके 3 रूट होते हैं। पहला 1, दूसरा ओमेगा और तीसरा ओमेगा स्क्वायर। ये चीज पता होनी चाहिए। दूसरी ये पता होनी चाहिए कि अगर एक्स क्यूब प्लस 1 आपका 0 के बराबर है, एक्स क्यूब प्लस 1 0 के बराबर है, तो इसके भी 3 रूट होते हैं। पहला रूट क्या होता है, -1, देख सकते हो, -1 को यहाँ रख लो। दूसरा रूट क्या होता है, माइनस ओमेगा, और तीसरा क्या होता है, माइनस ओमेगा स्क्वायर। इसको डिटेल में हम समझेंगे ऐसा क्यों होता है कॉम्प्लेक्स वाले नंबर में। फिलहाल आपको इस क्वेश्चन को करने के लिए बस इसकी इतनी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि एक्स क्यूब -1 जो आपके पास क्यूबिक पॉलिनोमियल रहता है, उसके जो रूट्स होते हैं 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर होते हैं। और एक्स क्यूब प्लस 1 जो आपके पास क्यूबिक पॉलिनोमियल रहता है, उसके जो रूट्स होते हैं वो -1 माइनस ओमेगा और माइनस ओमेगा स्क्वायर रहते हैं। एक छोटी सी कॉपी बना लो, जो भी नई नई चीजें देखने को मिल रही है उसे एक बार साइड में नोट भी करते हो, ताकि जो भी इस क्वेश्चन से आपको नया सीखने को मिला है उसे आप साथ साथ नोट करो और बाद में उसे रिवीजन करने में आपके आसानी होगी। क्योंकि अल्टीमेटली अगर आप इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सीख जाएंगे तो सिर्फ इसी क्वेश्चन तक लिमिट रख पाएंगे अपने आप को। लेकिन अगर इस क्वेश्चन में यूज कंसेप्ट को सीख जाए तो शायद इस कंसेप्ट पे बेस्ड और भी क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर पाओ। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। ठीक है, तो अब मेरे को फील आ गया भाई, मेरे को तो पूरी क्यूबिक आ गई। मेरे को ये पता लग गया कि भाई इसके जो रूट आ रहे थे वो अल्फा ये होगा, बीटा ये होगा, और ये क्या होगा, इसका सिंपली गामा हो गया। तो आपको अल्फा पता लग गया, आपको बीटा पता लग गया, आपको गामा पता लग गया, आपको बी पता लग गया, आपको सी पता लग गया। तो जरूरत किसकी है, जरूरत है सिर्फ इसकी। अल्टीमेटली यू हैव टू सॉल्व बी क्यूब प्लस 2c क्यूब। एक बार मैं लिख लेता हूँ जल्दी से। ठीक है, एक मिनट, लेट मी चेंज। ओके, सो ये है कि आपके पास बी क्यूब प्लस 2c क्यूब क्या है, बी क्यूब प्लस 2c क्यूब, और क्या है आपके पास -3 अल्फा क्यूब -6 बीटा क्यूब, -3 अल्फा क्यूब -6 बीटा क्यूब, एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग 8 गामा क्यूब था आई गेस। वेरी गुड। और -6 बीटा क्यूब था, और ये क्या होगा, साथ में माइनस होगा। ठीक है, आई होप इफ यू नो द वैल्यू ऑफ बी, इफ यू नो द वैल्यू ऑफ सी, if you know the value of alpha, if you know the value of beta, if you know the value of gamma, you can easily find each and everything। आप सब चीजें इसमें निकाल सकते हो। चलो अब वो भी कैलकुलेशन आपके सामने मैं कर देता हूँ, क्योंकि मेरे को पता है कि कुछ बच्चे नहीं कर पाएंगे, उन सभी के लिए फिर से सॉल्व कर देते हैं। अब बी क्यूब का मतलब क्या हुआ, पहले तो भाई बी जब 0 था, 0 का क्यूब तो 0 ही होगा। फिर ये क्या हो जाएगा, सी का वैल्यू आपके सामने निकाला था मैंने, 1 निकाला था, तो सी का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 का क्यूब हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा। फिर से माइनस अल्फा का क्यूब, अल्फा क्या आया था याद रखो, -1 आया था, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिर -6 इंटू बीटा क्या आया था, माइनस ओमेगा आया था, तो माइनस ओमेगा का क्या हो जाएगा, क्यूब। -8 क्या आया था आपके पास, -8 क्या आया था, माइनस ओमेगा स्क्वायर, और इसका भी क्या हो जाएगा आपके पास, फिर से पावर 3 हो जाएगी। तो जस्ट ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ठीक है, तो अब सॉल्व करते हैं। तो कैसा हो जाएगा, सिंपली 2 हो जाएगा, कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं करनी है। ये हो जाएगा -1 हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा आपके पास माइनस, क्या हो जाएगा, माइनस ओमेगा क्यूब। ओमेगा का माइनस तो पहले मेरे को फील आ रहा है बाहर चल जाएगा, और जो ओमेगा की पावर 3 आएगा, ओमेगा की पावर 3 आपको पता होना चाहिए वो 1 होता है। ठीक है, पता है ना आपको, ओमेगा क्यूब क्या होता है आपके पास, 1 होता है। ये कैसे पता सर आपको ओमेगा क्यूब 1 होता है, भाई यहाँ पे देख लो ना, यहाँ पे देख लो ना,
ये जो माइनस ओमेगा है आपके पास, ऐसा समझ सकते हैं इसे, माइनस जो ये ओमेगा है, ये इसका रूट ही तो है, रूट है तो इसको सेटिस्फाई करेगा। अब जब सेटिस्फाई करेगा तो ओमेगा क्यूब माइनस वन इक्वल टू जीरो, तो यहाँ से डायरेक्ट लिख दो ओमेगा क्यूब इक्वल टू वन, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। आगे सॉल्व करते हैं। तो ये कैसा हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा आपके पास -6 ओमेगा का जो ये, इसे सॉल्व कर दिया, सॉरी यहाँ पे ये आ गया, अब ये हो जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, माइनस ओमेगा क्यूब, यानी माइनस वाला तो प्लस कर देगा इससे पहले, और ओमेगा की पावर 6 तो फिर से 1 हो जाएगा। ओमेगा की पावर अगर 3 1 है तो आपको फील आ गया होगा, ओमेगा की पावर अगर मैं दोनों तरफ चलो स्क्वायर कर लेते हैं, तो ओमेगा की पावर 6 भी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। और एक फॉर्मूला याद रख लो, ओमेगा की पावर 3 इक्वल टू 1। 3 के मल्टीपल में पावर कोई सी भी आ जाए तो उसका जो वैल्यू हो जाएगा वो 1 हो जाएगा। अब देखते हैं इसे आगे सॉल्व करके। तो ये मेरे को फील आ रहा है, ये हो जाएगा 3 प्लस 6 प्लस 8, ठीक है। तो हो जाएगा कितना, 5 प्लस 6 प्लस 8, दैट इज नथिंग बट 14 प्लस 5, दैट इज नथिंग बट इट इज इक्वल टू अगेन 19। तो इस पर्टिकुलर को सॉल्व करके मेरा आया 19। तो आई होप इज देयर एनी ऑप्शन लाइक 19? फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स चेक। यस, ऑब्वियसली, सो डी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप आपको चीजें समझ आई होगी। 19 इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्टिल इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ अ डाउट, जस्ट आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स एंड यू कैन आल्सो आस्क मी इन द टेलीग्राम, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। आई होप सिंपल सी प्रॉब्लम थी, मैंने कुछ नहीं किया भाई, अल्फा बीटा गामा जो थे इसके 3 रूट बोले थे, तो भाई क्यूबिक को पहले मैंने सॉल्व किया और एक कुछ कंडीशन दी थी, उसके रूट्स में कंडीशन दी थी, उनकी मदद से पहले मैंने बी और सी को निकाला। बी और सी पता लग गए, क्वाड्रेटिक क्यूबिक पता लग गई, क्यूबिक पता लग गई तो रूट पता कर लो, रूट पता लग गया तो भाई अल्फा बीटा गामा पता लग गया। अब जब सब पता लग गया तो इसे सॉल्व ही तो करना है उसके बाद। तो सिंपल सी प्रॉब्लम है आपके पास। चलो आगे मूव करते हैं मेरे भाई, आगे मूव करते हैं और समझते हैं नया क्वेश्चन, और बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन। क्वेश्चन है आपके सामने, the sum of the roots of the equation, the very question is very important, the sum of the roots of the equation mod of x square minus 8x plus 15 is minus 2x, और ये ऐसा कुछ दे दिया आपके सामने और बोला इसके सम ऑफ रूट्स क्या होंगे। तो पहले तो मेरे को ऐसा फील आ रहा है कि जैसे ही मैंने कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखी, ये एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 जो आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, पहले तो अगर मैं इसे 0 के बराबर रखता हूँ तो पहले इसे मैं फैक्टराइज करने की कोशिश करता हूँ, तो मेरे को फील आता है कि जो 15 होता है उसे मैं क्या लिख सकता हूँ, 5 3 15 लिख सकता हूँ ना भाई। तो इसे मैं ऐसे तोड़ दूंगा, तो मैं x कॉमन ले लेता हूँ, x माइनस 3, बच्चों वाली चीज है, आपको भी जल्दी से आनी चाहिए बिकॉज यू आर प्रिपेयरिंग फॉर IIT जी। तो ये हो जाएगा आई एक्स माइनस 3 एक्स माइनस 5 इक्वल टू 0। तो दो रूट आ गए भाई मेरे, एक x की वैल्यू 3 आ गई, एक x की वैल्यू 5 आ गई, कोई बड़ी बात नहीं है। तो आगे मैं सॉल्व करूंगा, इसे मैं लिख सकता हूँ मॉड ऑफ x माइनस 3 multiply with mod of x minus 5, again it will become minus 2 plus 7 equal to 0। अब सबसे पहले वाले लेक्चर में याद करो जो मॉडुलस के बारे में बताया था, कहा था कि मॉडुलस के अंदर जो भी चीज उसे जीरो बनाती है वहां पे उसका नेचर चेंज होता है। तो मैंने देखा मॉडुलस के अंदर रखा है x माइनस 3 मल्टीप्लाई विद x माइनस 5, और ये जीरो कब बनता है, जब x की वैल्यू है तो 3 होती है, x की वैल्यू 5 होती है। जब x की वैल्यू है तो 3 होती है, 5 होती है, तो इसी पे इसका नेचर चेंज होगा, यानी कि 3 से नीचे इसका नेचर कुछ और होगा, 3 और 5 के बीच में कुछ और होगा, और 5 से बड़ा इसका नेचर कुछ और होगा। समझ आया कि नहीं आया, यहाँ तक कोई डाउट नहीं आना चाहिए। अब मैंने देखा एक केस बना लिया मैंने, केस में नेक्स्ट पेज पे बना लेता हूँ, सारे केसेस एक साथ ही डिस्कस हो जाएंगे फिर वहां पे, ठीक है, बार बार लिखना नहीं पड़ेगा। तो कैसी आ गई आपके पास, अब इसे मैं ऐसा लिखूंगा x माइनस 3 मल्टीप्लाई विद x माइनस 5, ठीक है, मॉड के अंदर रहेगा ये चीज, और साथ में क्या आएगी माइनस 2x प्लस 7 आएगा, ठीक है, माइनस 2x प्लस 7 इक्वल टू 0। अब इसमें केसेस बना लेंगे। केस नंबर 1 आपको फील आ गया होगा, केस नंबर जो आपका बनेगा वो क्या बनेगा, जब x की वैल्यू जो होगी आपकी वो 3 से छोटी होगी, मैं मान लेता हूँ 3 से छोटी होगी, 3 के बराबर भी ले सकते हो, कोई सा भी केस ले सकते हो, इट्स डिपेंड अपॉन यू। जब x की वैल्यू 3 से छोटी होगी, कुछ केस आएंगे, कुछ x की वैल्यूज आएंगी, कुछ रूट्स आएंगे, सबसे पहली बात। फिर दूसरा जो केस होगा आपका, जो दूसरा केस होगा वो कौन सा होगा, जब आपका x क्या होगा 3 से लेके 5 के बीच में होगा। और जो तीसरा है आपके पास, तीसरा जो केस है आपके पास वो क्या होगा आपके पास, जो तीसरा केस होगा आपके पास वो क्या होगा आपके पास, x की वैल्यू जब आपकी 5 से बड़ी होगी, ठीक है। या आप इसमें क्या करो, 3 को यहाँ पे बीच में आप काइंड ऑफ इंक्लूड कर सकते हो अपनी तरफ से। जब x की वैल्यू मैंने कहा 3 से बड़ी छोटी होगी, 3 और उसके बीच में होगी, ये फिर 5 से बड़ी होगी, आप इट्स डिपेंड अपॉन यू, आप कहीं पे भी इंक्लूड कर सकते हो, इवन यू कैन आल्सो इंक्लूड ओवर हियर। फिर डिपेंड किस पे करेगा, जो x आया, अगर वो 3 आया तो उसमें रख दो, 3 आया तो इधर रख दो, कोई बड़ी बात नहीं। चलो, तो x जब 3 से छोटा होगा प्यारे बच्चों, जब x 3 से छोटा होगा तो आपको समझ आना चाहिए, 3 से जब ये छोटा होगा तो काइंड ऑफ ये क्वाड्रेटिक क्या होगी आपकी, पॉजिटिव की नेगेटिव, भाई ये नेगेटिव हो जाएगा। 3 से छोटा कुछ भी रख के देख लो, जैसे मैंने रख दिया 1, तो ये तो हो जाएगा आपका नेगेटिव, और ये भी हो जाएगा नेगेटिव, अल्टीमेटली बन जाएगा पॉजिटिव। तो जब ये पॉजिटिव बन जाएगा आपके पास, तो इक्वेशन वही आ जाएगी जो पहले थी, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 माइनस 2x प्लस 7 इक्वल टू 0, कोई बड़ी बात नहीं है। तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 22 इक्वल टू 0। इफ आई विल फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x विल बिकम प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac, आई फील
80 आएगा, ठीक है, क्यों 22 चको 88 होता है, ठीक है, ये आएगा √12 जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ। तो यहाँ से आपको फील आ गया होगा, इसे मैं क्या लिख सकता हूँ 10 प्लस माइनस 2√3/2, इससे कैंसिल करो, इसे इससे लिखो, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा आपके पास 5 प्लस माइनस √3, एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा आपके पास 5 प्लस माइनस √3 आ जाएगा, यानी दो वैल्यू आ गई भाई मेरी, एक आ गई 5 प्लस √3 और एक आ गई मेरी 5 माइनस √3। पहले मैं रूट निकाल लेता हूँ, बाद में देखूंगा इसमें सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है, उसके बाद करेंगे इसी बात में। अब मैंने देखा जब 3 और 5 के बीच में मेरा x होगा, तो पहला वाला तो गारंटी है पॉजिटिव खुलेगा, कैसे पता लगा सर, अबे 4 रख के देख लो, जब आपने 4 रखा तो देखा पहला पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव, पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, यानी अल्टीमेटली नेगेटिव। अब नेगेटिव कैसा होगा आपके पास, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 और माइनस 2x प्लस 7 इक्वल टू 0, तो हो जाएगा आपके पास माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस 15 माइनस 2x प्लस 7 इक्वल टू 0, तो कैसा हो जाएगा आपके पास माइनस एक्स स्क्वायर, और ये कैसा हो जाएगा आपके पास प्लस 6x, और ये हो जाएगा माइनस 8 इक्वल टू 0। तो अल्टीमेटली जो इक्वेशन आएगी आपकी वो कैसी आएगी, इस तरीके की कुछ इक्वेशन आएगी। लेट्स सॉल्व दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन को तो मैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से कर सकता हूँ, मुझे फील आ रहा है। तो देखा मैंने कि x कॉमन लिया तो ये आ गया x माइनस 4, माइनस 2 कॉमन लिया तो आ गया x माइनस 4 इक्वल टू 0। कैन आई राइट इट लाइक x माइनस 2 एंड x माइनस 4 इक्वल टू 0, तो आपके दो रूट आ गए, एक x की वैल्यू 2 आ गई, एक x की वैल्यू 4 आ गई, कोई बड़ी बात नहीं है, दो यहाँ से भी आ गई। केस नंबर 3 को जैसे ही मैंने सॉल्व किया, मैंने देखा जब 5 से बड़ा कुछ चीज रहेगा, 5 से बड़ा 6 रख के देखा, ये भी पॉजिटिव आ गया, ये भी पॉजिटिव आ गया, ये तो दोनों पॉजिटिव आ गए, दोनों पॉजिटिव आ गया, यानी जैसे पहले वाले केस में आया था, याद है आपको, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 माइनस 2x प्लस 7 इक्वल टू 0, समझने का प्रयास करो। तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 22 इक्वल टू 0, इसके भी वही रूट आ जाएंगे, एक रूट आ जाएगा इसका 5 प्लस √3 और एक रूट आ जाएगा इसका 5 माइनस √3। अब समझते हैं कि जो आपके x की वैल्यू है, मैं फिर से जोर कर रहा हूँ इस बात पे क्योंकि मैंने कई बार जोर कर भी दिया है पहले से, मैं क्या बोल रहा हूँ कि जो आपकी x की वैल्यू आई है, जैसे 5 प्लस √3 5 माइनस √3, अब देखो प्यारे बच्चों कि वो वाली जो रूट की वैल्यू है वो उस पर्टिकुलर केस में सेटिस्फाई हो रही है नहीं हो रही है। मेरे को यहाँ पे x जो है वो 3 से छोटा चाहिए, तो देखो x की वैल्यू 3 से छोटी कहाँ पे आ रही है, तो 5 प्लस √3 तो देख के काट दूंगा भाई, 5 से तो ज्यादा ही होगा, तो 3 से कम तो आ ही नहीं सकता। अब 5 माइनस √3 में मेरे को थोड़ा शक हुआ, तो मैंने क्या किया, 5 में से 1.732 घटा के देखा, तो ये लगभग कितना आएगा आपके पास 3.3 लगभग कुछ आएगा। भाई सिंपल बात है, 50 में से 17 घटा लो, ऐसा कुछ दिमाग लगाया करो, 50 में से 17 घटा लो 33 आएगा, तो पॉइंट वहां बढ़ाया तो यहाँ घटा दो, 3.3 के आसपास ही आएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। तो 3.3 आ गया, तो 3 से तो छोटे चाहिए थे भाई, इसे भी हटा दो, इसने मूड खराब कर दिया। आगे मूव किया मैंने, और मैंने देखा यहाँ पे x की वैल्यू 2 आ रही थी, जो बड़ी प्यारी थी, क्योंकि जो 2 होता है वो 3 और 5 के बीच में होता है, मैंने कहा आ जाए भाई ये तेरा सॉल्यूशन होगा। अब मैंने 4 देखा, और 4 को मैंने देखते ही बोला, मैंने 4 को देखते अरे नहीं भाई जो 2 होगा, सॉरी 2 जो होगा वो 3 और 5 के बीच में थोड़ी ना होगा, 2 को मेरे को रिजेक्ट करना पड़ेगा भाई, मैं रेड पेन से रिजेक्ट कर रहा हूँ, मैं रेड पेन से रिजेक्ट कर रहा हूँ, 2 को मेरे को रिजेक्ट करना पड़ेगा, क्यों रिजेक्ट किया, 3 और 5 के बीच में थोड़ी ना होता है 2, 3 और 5 के बीच में 2 थोड़ी ना होता है। अब मेरे को किसे रखना पड़ेगा, x इक्वल टू 4 को, क्यों, क्योंकि जो x इक्वल टू 4 होगा वो आपका कहाँ पे होगा, 3 और 4 के बीच में होगा, ठीक है, 3 और 4 के बीच में x, 3 और 5 के बीच में आपका 4 होगा, ठीक है। अब आगे मूव करते हैं, जब x की वैल्यू 5 से बड़ी होगी, अब खुद सोचो, जब x की वैल्यू 5 से बड़ी होगी तो इस वाले केस को तो मैं डायरेक्ट रख लूंगा, क्यों, क्योंकि 5 से तो ज्यादा ही होगा, 5 प्लस √3 होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। अब जो ये वाला केस है, किस किस को ये फील आ चुका है, किस किस को ये फील आ चुका है, किस केस को मेरे को काटना पड़ेगा, क्योंकि 5 माइनस जो √3 अभी बताया था वो किसकी वैल्यू 3.3 के आसपास है, वो 5 से बड़ी नहीं है, तो उसे हटा देंगे। तो मेरा एक तो ये आ गया, एक ये आ गया, तो मेरा कौन कौन से आया पहले वो बता देता हूँ। एक आया मेरा √5 प्लस √3, देखो इस पहले वाले केस से, पहले वाले केस से, पहले वाले केस से मेरा रूट कोई दोनों कैंसिल हो गए, दूसरे वाले केस से जो मेरे रूट आए वो एक ही आया, तीसरे वाले केस से मेरा रूट एक ही आया। अब दोनों को ऐड कर लेते हैं, दोनों को जब मैंने ऐड किया तो एक x की वैल्यू आई 4 और एक x की वैल्यू कितनी आई 5 प्लस √3, समझने का प्रयास करो, तो दोनों को ऐड कर दो, यही दो रूट थे। अल्टीमेटली व्हाट यू हैव टू फाइंड, व्हाट यू हैव टू फाइंड, अल्टीमेटली यू हैव टू फाइंड द सम ऑफ ऑल द रूट, आपको सारे सम का, सारे रूट्स का सम फाइंड करना था। तो आपने देखा रूट तो 2 ही आए, अब भाई जब रूट 2 ही आए तो दोनों का सम कर दो, कोई बड़ी बात थोड़ी ना है। दोनों का सम किया मैंने, तो सम करके मैंने देखा कि जो सम आएगा वो कितना आएगा, 5 और 4 9, जो रियल पार्ट होगा रियल पार्ट के साथ ही ऐड होगा, जो इमेजिनरी होगा, सॉरी इमेजिनरी नहीं, जो रैशनल वाला पार्ट होगा रैशनल के साथ ऐड होगा, जो इरेशनल वाला पार्ट होगा वो इरेशनल के साथ ऐड होगा। तो 9 प्लस कितना आ गया आपके पास, √3 आ गया। तो 9 प्लस √3 क्या हो जाएगा आपके पास, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 9 प्लस √3 इज नथिंग बट द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप आपने भी यही मेथड किया होगा। स्टिल इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ अ डाउट जस्ट आस्क टू मी।
आई होप ये क्वेश्चन बड़ा आसान है और आपका डाउट आया भी नहीं होगा, इस बात की मेरी गारंटी है, क्योंकि मैंने सारे स्टेप क्लियर कर दिए, जितने केसेस बनने थे सारे केसेस आपके सामने बना लिए। अब बड़े प्यारे से क्वेश्चन पे हम जब करने वाले हैं, और आपको मैं चाहता हूँ कि पहले वीडियो को पॉज करो, इस क्वेश्चन को ट्राई करो, और नहीं होता है तो फिर तो हम आपको समझाने के लिए बैठे ही हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि पहले आप खुद करो, क्योंकि अल्टीमेट हमारा जो एम है वो यही है कि आपकी लास्ट लास्ट का टाइम है प्रैक्टिस होती रहे, प्रैक्टिस होती रहे। बहुत बच्चों का क्वेरी आई थी कि सर हमें क्वेश्चन तो मिल जा रहे हैं पर उनके सॉल्यूशन नहीं मिल रहे, और जब सॉल्यूशन मिल रहे हैं तो वो समझ नहीं आ रहे। तो उन्हीं सभी समस्या का समाधान आपके लिए कैड हेल्प लेके आया है। सबसे पहले मैं चाहूंगा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि नई जो लेटेस्ट वीडियो है आपकी अपडेट, आप जो आप हमारे साथ अपडेट रहते रहें। कोई भी डाउट आता है कहीं पे आप हमसे शेयर करते रहें, और आपकी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तीनों क्लासेस पैरेलली चलती रहती है, तो आपको किसी भी दिक्कत नहीं आने वाली है, किसी भी चीज की दिक्कत नहीं आने वाली है। तो क्वेश्चन समझते हैं। आई होप आपने वीडियो को पॉज किया होगा, क्वेश्चन को ट्राई किया होगा। अब आगे मूव करते हैं, क्या है इसमें बोल रहा है ये क्वेश्चन। तो क्वेश्चन देखा मैंने, द नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यू ऑफ के फॉर विच वन रूट ऑफ दिस पर्टिकुलर इक्वेशन विल लाई इन द इंटरवल एंड अनदर विल लाई इन दिस पर्टिकुलर इंटरवल। आईआईटी में आया हुआ क्वेश्चन, शिफ्ट फर्स्ट सॉरी अप्रैल फरवरी शिफ्ट सेकंड का ये क्वेश्चन है। बड़ा इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है, करने का प्रयास करना। क्वेश्चन समझो। बोला है कि के की मैं कितनी इंटीग्रल वैल्यू को रख सकता हूँ, द नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यू ऑफ के फॉर विच द रूट ऑफ दिस पर्टिकुलर इक्वेशन में लाई बिटवीन 1,2 एंड 2,3। सिंपल क्वेश्चन है। पहले तो मैंने देखा कि बोल रहा है कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मैं ऐसे के की कितनी इंटीजर वाली वैल्यू रख सकता हूँ कि इसका एक रूट तो क्या हो 1,2 के बीच में, और एक रूट इसका 2,3 के बीच में हो, एक रूट इसका 1,2 के बीच में हो, लाई बिटवीन 1,2, अच्छा सॉरी एक रूट तो इसका 1 और 2 के बीच में होना चाहिए, और एक रूट इसका 2 और 3 के बीच में होना चाहिए। कहना क्या जा रहा है, एक बार मैं नंबर लाइन प्लॉट करता हूँ तब आपको ज्यादा फील होगा। ये एक्स एक्सिस मैंने ड्रॉ कर ली, चलो थोड़ा सीधी कर लेते हैं, इसकी भी हम इज्जत करेंगे, इसकी हम इज्जत करेंगे। तो मैंने एक सीधी सी नंबर लाइन ड्रॉ कर ली, ठीक है। मैंने जब नंबर लाइन ड्रॉ करी तो मैंने देखा कि बोला उसने क्वेश्चन में क्या, ये एक्स एक्सिस है, एक मैं .1 नाम दे देता हूँ क्योंकि 1 का जिक्र हुआ, एक 2 दे देते हैं, एक 3 दे देते हैं। बोल रहा है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मैं के की ऐसी कितनी इंटीजर वैल्यू रख सकता हूँ, कितनी इंटीजर वैल्यू रख सकता हूँ कि एक रूट तो इसका 1,2 के बीच में आ जाए, और एक रूट इसका 2,3 के बीच में आ जाए, एक रूट इसका 1,2 के बीच में आ जाए, और एक रूट इसका 2,3 के बीच में आ जाए। तो किस किस को ये फील आ रही है कि पहली बात तो ये है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का a ग्रेटर देन 0 है। कैसे पता लगा सर, अरे a ग्रेटर देन 0 ही तो है। तो इतना तो गारंटी है, अपवर्ड पैराबोला बनेगा। अपवर्ड पैराबोला बनेगा मतलब जो मैंने बनाया वो सही है, अपवर्ड ऊपर के लिए तो बनेगा। और मैं चाह रहा हूं कि इसका जो एक रूट है वो 1 और 2 के बीच में हो, और जो इसका दूसरा रूट है वो 2 और 3 के बीच में हो, ये कंडीशन तो दी है। तो जो पहला वाला रूट होगा प्यारे बच्चों, वहां पे आपको ये फील आ रहा होगा कि अगर मैं बोलूं कि f(1) पे इस फंक्शन की वैल्यू अगर 0 से बड़ी हो जाए, और साथ ही साथ f(2) पे इसकी वैल्यू 0 से छोटी हो जाए, और f(3) पे इसकी वैल्यू 0 से बड़ी हो जाए, ऐसा कुछ हो जाए कि यार मैं चाहता हूं कि ये जो पैराबोला वाला ढांचा है, पैराबोला वाला ढांचा इसका फिक्स हो गया, अब ढांचा ऊपर नीचे जा सकता है। फील आ रहा है। के का काम क्या होता है कि ये आपका पॉजिटिव इंटीजर, अगर वो 5 हो गया तो आपको 5 यूनिट ग्राफ ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। कैसे पता लगा सर आपको, चलो प्रूव करते हैं। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ हर किसी को पता होता है, ऐसा कुछ होता है। अब किसी ने आपको बोल दिया किसी दिन कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5 का ग्राफ बनाओ, तो आप पता क्या बोलते हो कि यार कुछ मत करो, एक्स स्क्वायर की जो वैल्यूज आ रही थी, जो उसका ग्राफ आ रहा था, उसे 5 यूनिट ऊपर शिफ्ट कर दो, क्योंकि कांस्टेंट का काम वही होता है, ग्राफ को वाई एक्सिस में हॉरिजॉन्टल में मूव करना ही होता है। तो 5 यूनिट ऊपर शिफ्ट कर दो, तो ये कैसा हो जाएगा, 0,5 हो जाएगा इसका वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट। ये बेसिक फील थी। तो मेरे को ऐसा फील आया कि जो के है आपके पास, उसका एक ही काम है उसे ऊपर नीचे ले जाने का। अगर मैं के की एक लिमिट लगा दूं कि यार काइंड ऑफ कि ये जो फंक्शन का ये वाला जो हिस्सा है ये इसके नीचे ना जाए, क्योंकि अगर ये इसके नीचे चलेगा तो कुछ ऐसा नहीं बनेगा ग्राफ, तो फिर एक रूट तो इसका एक से छोटा आ गया, लेकिन मैं चाहता हूँ एक रूट इसका 1 और 2 के बीच में आना चाहिए। कुछ समझना पड़ेगा आपको कि जो ये ढांचा आपका तैयार हुआ, इस ढांचे में क्या कंडीशन रखनी है मेरे को कि ये जो आपका f(2) है ये हमेशा नेगेटिव आए। नेगेटिव क्यों आना चाहिए, क्योंकि मैं चाहता हूँ ये ढांचा एकदम नीचे रहे, क्योंकि एक रूट कभी कब पास होगा आपका 1 और 2 के बीच में, जब आपकी कुछ ऐसी कंडीशन हो रही होंगी, एक ऐसा और एक रूट यहाँ आ रहा होगा, एक रूट यहाँ आ रहा होगा। तो f(1) पे हमेशा ग्रेटर देन 0, f(2) पे लेस देन 0, और f(3) पे आपका ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तभी ये पॉसिबल हो पाएगा। सिंपल बात है। एक और मेथड में समझा दूंगा, तो पहले ये समझते हैं, ठीक है। वो आपको कुछ सोचना है दूसरा मेथड, और कई मेथड हो सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले चैप्टर में, बहुत सारे मेथड हो सकते हैं। और बच्चे इनके ये जो ये रहते हैं ना, ये वाले क्वेश्चंस इन्हें रटते हैं कि ऐसा करते हैं ना कि अगर f ऑफ a ग्रेटर देन 0 होता है तो आपके क्वाड्रेटिक ये होता है, ये होता है। सारी चीजों का लॉजिक है। ट्राई टू अंडरस्टैंड द लॉजिक फर्स्ट ऑफ ऑल, देन एंड देन ओनली यू आर एबल टू सॉल्व द क्वेश्चंस आल्सो। चलो, f(1) ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या है पहले तो, यानी कि 1 पे अगर मैं वैल्यू रखता हूं तो वो ग्रेटर देन 0 आनी चाहिए। कोई बड़ी बात नहीं है यार, ये तो आप भी कर ही रहे होंगे मेरे साथ। तो क्या हो जाएगा, -6 प्लस के ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी के जो हो जाएगा वो आपका 6 से बड़ा हो जाएगा।
अब दूसरा एफ ऑफ टू जो है आपका वो लेस देन जीरो होना चाहिए, तो एफ ऑफ टू का मतलब क्या हो जाएगा, टू इंटू टू का स्क्वायर माइनस एट इंटू टू प्लस के विल बी लेस देन जीरो, तो ये क्या हो जाएगा आपका टू इंटू फोर माइनस सिक्सटीन प्लस के लेस देन जीरो, तो जो के हो जाएगी वो 16 माइनस एट, यानी जो के हो जाएगा वो आपका लेस देन 8 हो जाएगा। समझते हैं, पहले केसेस निकाल दिया मैंने, ठीक है। और इसे मिटा लेता हूँ। यहाँ पे जो तीसरा केस होगा आपको उसे समझते हैं, ठीक है। तीसरा जो केस होगा यहाँ पे वो कौन सा होगा बच्चों, जो एफ ऑफ थ्री होगा वो ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, तो समझते हैं क्या हो रहा है। तो एफ ऑफ थ्री क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो होगा, एफ ऑफ थ्री क्या होगा यहाँ पे, ग्रेटर देन जीरो होगा, ठीक है। तो एफ ऑफ थ्री ग्रेटर देन जीरो का मतलब क्या हुआ, तीन रख के जीरो से बड़ा कर दो, कोई बड़ी बात थोड़ी ना है, तो ये कर दो, लो तीन रख के जीरो से बड़ा कर दो, तीन रख के जीरो से बड़ा करने पे देखा 9 का स्क्वायर आया 18, 18 माइनस 24 प्लस 6 ग्रेटर देन जीरो, ये आया आपका माइनस, आई गेस माइनस कितना आएगा, 6 आएगा, प्लस के ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, यानी के की वैल्यू 6 से बड़ी आ गई, ठीक है। अब ये वाला केस बोल रहा है, अब समझते हैं, देखो कैसे एनालाइज करना होता है। पहला वाला, अब तीनों को इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि जो तीनों कंडीशन है दे मस्ट हैव टू बी साइमल्टेनियसली सेटिस्फाइड। जो तीनों कंडीशन है मेरी, थ्री जो केसेस आए मेरे, उनका क्या होना चाहिए, इंटरसेक्शन होना चाहिए। क्यों इंटरसेक्शन होना चाहिए, क्योंकि तीनों केसेस एक साथ सेटिस्फाई होंगे, तभी वो जो पैराबोला वाला ढांचा है वो एक से दो और दो से लेके तीन के बीच में रहेगा। ये आपको समझना है, बड़ी प्यारी चीज है, फील लो एक बार, फील लो, एक और दो के बीच में रहना चाहिए, दो और तीन के बीच में रहना चाहिए एक रूट, तो कंडीशन यही होगी, FO1 पे कुछ पॉजिटिव रख दो, FO2 पे कुछ भी नेगेटिव रख दो, FO3 पे कुछ भी पॉजिटिव रख दो। उसके लिए देखो कि क्या आ रहा है, तो केस तीनों केस उसका इंटरसेक्शन होना चाहिए, क्योंकि तीनों कंडीशन साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई होनी चाहिए, बेसिक फील। अब मैंने बोला कि जो पहला वाला केस आपको दिख भी रहा होगा, पहला केस बोल रहा है केस नंबर 1, जब आपने F1 को क्या लिया था, ग्रेटर देन जीरो लिया था, कि भाई जो के की वैल्यू आप रखोगे उसे 6 से बड़ी रखना, उसके अलावा रखोगे तो मैं बात नहीं करूंगा, मैं आपसे बात नहीं करूंगा, ऐसा बोल दिया केस 1 ने। अब केस 2 ने बोला कि भाई जो के की वैल्यू है उसे 8 से छोटी रख दो, ठीक है, और उसके अलावा मैं फिर आपसे बात नहीं करूंगा। केस 3 ने बोला भाई तुम क्या करो, 6 से बड़ी रख दो, जैसा फर्स्ट वाला केस बोल रहा है मैं भी वैसी मान लेता हूँ। केस 3 ने भी ये तीन कंडीशनें दे दी। केस 3 मतलब तीन केसेस बन गए मेरे, ठीक है। पहला केस बोल रहा है 6 से बड़ा, दूसरा बोल रहा है 8 से छोटा, तीसरा बोल रहा है 6 से बड़ा, तो अब तीनों का इंटरसेक्शन निकाल लो, कोई बड़ी बात थोड़ी ना है। तो पहला वाला देखते हैं कैसे निकालते हैं। पहले तो एक स्ट्रेट लाइन खींचते हैं, फिर मैं क्या देखा, यहाँ पे आएगा कहीं 6, यहाँ पे कहीं आएगा 8, तो पहला वाला केस क्या बोल रहा है, 6 से बड़ा रखो, यहाँ पे कहीं 7 आएगा, 6 से बड़ा रखो, लेकिन 6 को मत रखो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। 6 को मत रखो भाई, 6 से बड़ा रख दो, 6 मत रख देना, 6 रख दिया तो कुछ काम खराब हो जाएगा, तो 6 से बड़ा रखो। दूसरा बोल रहा है के को 8 से छोटा रखो, तो भाई 8 से छोटा भी रख दो, कोई बड़ी बात थोड़ी ना, 8 से छोटा रख दिया, यहाँ तक पूरा माइनस इन्फिनिटी तक जाएगा, ये इन्फिनिटी तक जाएगा। तीसरा बोल रहा है फिर से के की वैल्यू 6 से बड़ी रख दो। तो अब मेरे को फील बताओ, तीनों में कॉमन पोर्शन कौन सा है, ये वाला है, और तीनों के इंटरसेक्शन में कॉमन इंटीजर कौन सा है, जल्दी से कमेंट में लिख दो, अगर आपका आंसर भी वही आया था, जल्दी से कमेंट में लिख दो, 7 आएगा आपका आंसर। 7 को कमेंट में लिख दो, ताकि मेरे को पता लग सके बच्चे कितने एक्टिव है, कितना लेक्चर देख रहे हैं, ठीक है। 7 को कमेंट में लिख दो अगर आप यहाँ तक पहुंचे हो, तो 7 आ जाएगा इसका आंसर। क्यों, कैसे पता लगा 7 आया सर, क्योंकि बोला था कि नंबर ऑफ, क्या बोला था क्वेश्चन में, भूल गया क्वेश्चन क्या था, लेट मी चेक। क्वेश्चन था नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यू ऑफ के की मैं कितनी इंटीजर वैल्यू रख सकता हूँ, तो एक ही इंटीजर वैल्यू दिखी मेरे को जो 6 से बड़ी और 8 से छोटी थी, वो थी के इक्वल टू 7, तो के इक्वल टू 7 विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। स्टिल इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ अ डाउट यू कैन आस्क टू मी, स्टिल इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ अ डाउट यू कैन आस्क टू मी। चलिए, समझ आया कि नहीं आया, आगे मूव करते हैं, आगे बढ़िया सा क्वेश्चन समझते हैं और बड़ी प्यारी सी फील लेते हैं, क्योंकि मैथ्स है ही ऐसी चीज मेरे भाई, मैथ्स को जितना आप खोदोगे ना उतना गड्ढा बनता जाएगा, काइंड ऑफ आपको उतना मजा आते जाएगा। एक बार आप अंदर घुसते तो जाओ, आप अंदर अंदर जाओगे, अंदर अंदर जाओगे, लास्ट में आपको सोना मिलेगा, सोना का मतलब सिलेक्शन मिलेगा आपको, ऐसा समझ लो। चलो, आपके पास बोला इस क्वेश्चन एक बार पॉज कर लो, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लो, बड़ा आसान क्वेश्चन है, दिखने में कठिन लग रहा होगा पर बड़ा आसान क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन देख के फील आया कि ये बोला है कि एक एस सेट इस तरीके से डिफाइंड है कि x बिलोंग्स टू रियल नंबर है, और ये कुछ अजीब से दिखने वाली पहले तो उसने क्या दे दिया, इरेशनल नंबर दे दिया, उसकी पावर में कुछ वेरिएबल रख दिया, इक्वल टू 10 है, बोला है कि ns का वैल्यू बताओ। अब ns बहुत बच्चों को ns ही नहीं पता, ns का मतलब बता देता हूँ, कार्डिनलिटी, सॉरी, कार्डिनलिटी मतलब द नंबर ऑफ एलिमेंट इन प्रेजेंट इन दैट सेट, कि एक सेट है उसकी कार्डिनलिटी अगर आपके पास ns है, तो ns इज नथिंग बट द नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन दैट सेट, दैट इज वेरी बेसिक डेफिनेशन ऑफ कार्डिनलिटी। अब मुझे भी लाया बड़े प्यार से कि जो ये है, इसे सॉल्व करके देखते हैं इसकी x की वैल्यू क्या आ रही है। पहले तो x की वैल्यू कैसे सॉल्व करेंगे, तो मैंने देखा √3 प्लस √2 की पावर एक्स स्क्वायर माइनस 4 प्लस √3 माइनस √2 की पावर एक्स स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 10 है।
और मुझे थोड़ा इस क्वेश्चन को देख के ना 9th क्लास की याद आ गई, जहां पे हम सर्ट्स वाली चीजें पढ़ते थे, याद है आपको? सर्ट्स वाली चीजें में हम क्या पढ़ते थे कि अगर आपके पास अंडर रूट ऑफ 1 प्लस रूट 3 ऐसा कुछ रहता है, ठीक है, मैं जस्ट एक आइडिया दे रहा हूँ, अगर मैं उसे रैशनलाइज करता हूँ यहाँ पे, ठीक है, नहीं सॉरी, ये नीचे मत रखो इसे फिलहाल, इसकी बेइज्जती हो जाएगी अगर इसे नीचे रखोगे। अगर आपके पास कहीं पे रूट 3 प्लस रूट 2 लिखा है, फॉर एग्जाम्पल इफ समथिंग इज रिटन लाइक रूट 3 प्लस रूट 2, एंड इफ यू विल मल्टीप्लाई रूट 3 माइनस रूट 2, एंड यू विल अगेन मल्टीप्लाई इट विद रूट 3 माइनस रूट 2, ठीक है, तो ये आपका ऊपर देखो कैसा बनेगा, ऊपर कैसा बनेगा, ये आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दैट इज ए माइनस बी, और नीचे कैसा बनेगा रूट 3 माइनस रूट 2, तो ये कैसा हो जाएगा आपके पास 1 अपॉन रूट 3 माइनस रूट 2, ठीक है, समझ आ रहा होगा आपको? यानी कि जो रूट 3 प्लस रूट 2 है ना, सिंपल भाषा में बताऊं तो उसे हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन रूट 3 माइनस रूट 2 लिख सकते हैं, ठीक है, उसे हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन रूट 3 माइनस रूट 2 लिख सकते हैं, ठीक है, सिंपल बात है। अब आगे मूव करते हैं, आगे मूव करते हैं, ठीक है। अब आगे मूव करते हैं, आगे समझते हैं। तो ये इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, इसे अगर मैं थोड़ी देर के लिए टी मान लेता हूँ, उसे मैं टी मान लेता हूँ, तो ये कैसा होगा, टी की पावर एक्स स्क्वायर माइनस 4 हो जाएगा, टी की पावर 1 अपॉन 4 स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा एक चीज बताओ यहाँ पे, अगर रूट 3 माइनस 2 को मेरे को लिखना है तो उसे मैं कैसे लिखना पड़ेगा, रूट 3 प्लस रूट 2 लिखना पड़ेगा ना यार। रूट 3 माइनस रूट 2 अगर कहीं पे लिखा है तो उसे मेरे को कैसे लिखना पड़ेगा, रूट 3 और 1 अपॉन रूट 2, यानी कि जो ये अंदर लिखा है इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 अपॉन रूट 3 प्लस रूट 2 लिख सकता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 10 हो जाएगी। अब ये टी था तो ये 1 अपॉन टी हो जाएगा, फिर से बड़ी बात नहीं है। तो टी की पावर आ जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस 4, और ये आ जाएगा आपके पास कितना, 1 अपॉन टी की पावर कितनी आ जाएगी यहाँ पे, एक्स की पावर 2 माइनस 4 इक्वल टू 10। यहाँ तक आपको समझ आया? स्टिल इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ अ डाउट यू कैन आस्क टू मी, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, यहाँ तक आपको समझ भी आना चाहिए। तो एक को मैंने क्या लिख दिया टी, और दूसरे को लिख दिया काइंड ऑफ 1 अपॉन टी, ठीक है। या आप यहाँ पे एक और चीज इसे और सिंप्लीफाई कर सकते थे, अगर मैं एक्स स्क्वायर माइनस 4 को भी एक साथ कॉमन ले लेता। अगर मैं चलो ऐसे टी की पावर क्या है आपके पास, काइंड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4 है आपके पास, और चलो इसे यहाँ से ऐसे भी सोच सकते हैं, ठीक है, सिंप्लीफाई वे हो सकते हैं, बहुत से तरीके हो सकते हैं करने के। अगर ये जो टी की पावर आपके पास क्या आया था, काइंड ऑफ इसकी पावर जो है आपके पास, देखो ऐसे भी सोच सकते हैं कि काइंड ऑफ ये जो पूरा है, ये जो पूरा है, इसे अगर मैं टी लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल समझने का प्रयास करना, इस पूरे को मैं टी लेता हूँ अगर, ठीक है, इसकी पावर में भी एक्स स्क्वायर माइनस 4 दोनों में आ रहा है ना, तो उसे ही पूरे को टी ले लेते हैं, बार बार नए ज्यादा वेरिएबल लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसे भी अगर मैं टी लेता हूँ तो ये हटाना पड़ेगा, ठीक है, ये तो मैंने ऐसे ही लिखा था, और ये 1 अपॉन टी हो जाएगा फिर, ठीक है, ये फील आ गया होगा, कोई बड़ी बात नहीं है। एक टी हो गया, एक 1 अपॉन टी होगा, देखो कितना सिंप्लीफाई हो गया, ठीक है, वेरिएबल मानने की वजह से कितना सिंप्लीफाई हो गया, एक टी हो गया, एक 1 अपॉन टी हो गया, कोई बड़ी बात नहीं, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? काइंड ऑफ अगर टी मेरा सोचो ये है, टी अगर मेरा ये है 1 प्लस रूट 3 प्लस रूट 2 की पावर क्या है आपके पास, अगर एक्स स्क्वायर माइनस 4 है, तो जो 1 अपॉन टी होगा उसे मैं कैसे लिख सकता हूँ, समझने का प्रयास करना, रूट 3 माइनस रूट 2 की पावर एक्स स्क्वायर माइनस 4 लिख सकता हूँ, क्यों? उसका लॉजिक मैंने यहाँ पे दे दिया, समझने का प्रयास करना, सर्ट्स का कंसेप्ट है, नया है, सॉरी नया बोल रहा हूँ, 9th का है। तो ये हो जाएगा आपके पास t प्लस 1 अपॉन टी इज इक्वल टू 10, तो एक बेस इसका 10 हो जाएगा, हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 10, तो जाएगा टी स्क्वायर माइनस 10t प्लस 1 इक्वल टू 0। सही लिखा कि नहीं लिखा? तो जो भी आपकी यहाँ पे टी में वैल्यू आई होगी उसके रूट निकालने की कोशिश करते हैं, तो रूट आई इसके माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4 AC अपॉन 2a। अब मुझे ऐसा फील आ गया कि जो 96 होता है ना, उसे मैं 12 इंटू 8 लिख सकता हूँ। 96 कैसे पता लगा सर, 100 माइनस 4 करो ना, 96 तो आता है, 12 इंटू 8 लिख सकता हूँ, और 4 को मैं 4 इंटू 3 लिख सकता हूँ, तो ये 4 इंटू 2 हो जाएगा, मतलब फैक्टर बनाने यार कुल मिला के, 16 वाला भी कर सकते थे वैसे तो, 4 इंटू 3 इंटू 2 लिख सकते हैं, तो काइंड ऑफ 16 4 बार आ जाएगा, 4 रूट 3 आ जाएगा, मेरे को फील आ गया। तो टी हो जाएगा आपके पास 10 प्लस माइनस 4 रूट 6 अपॉन 2, तो इसे कैंसिल करो 2 टाइम्स, सिंपल कैलकुलेशन कर रहा हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है, आंसर आपका आ ही चुका है। ये आ गया आपके पास, ये टी की वैल्यू आ गई भाई आपके पास, एक टी की वैल्यू क्या आ गई, 5 प्लस माइनस टू रूट 6 अपॉन 2 आ गई, ठीक है। तो ये टी की वैल्यू आ गई, क्या आ गई, 5 प्लस माइनस टू रूट 6 आ गई, तो इसे आगे सॉल्व करते हैं। तो टी की वैल्यू देख लेता हूँ एक बार, क्या आई, टी की वैल्यू आई आपके पास 5 प्लस माइनस टू रूट 6 आई। अच्छा टी था क्या पहले, तो टी था रूट 3 प्लस रूट 2 की पावर एक्स स्क्वायर माइनस 4, ये एक बार किसके बराबर होगा, 5 प्लस टू रूट 6 के बराबर होगा, और एक बार किसके बराबर होगा, दो केसेस बने ना तो दोनों को देना पड़ेगा भाई, भेदभाव मत करो यार, दोनों को देना पड़ेगा। तो दूसरा किसके बराबर हो जाएगा, 5 माइनस टू रूट 6 के बराबर हो जाएगा, ठीक है।
अब जो 5+2√6 है, इसकी एक खासियत बताता हूँ मैं आपको, इसको कैसे सोचते हैं। पहले तो ये बताओ, ये जो 5+2√6 है, क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ √3+√2 की पावर 2? सर ये कैसे पता लगा आपको? एक बार स्क्वायर करके देखो, खुद सोचना पड़ेगा आपको एग्जाम में, ये आपको एग्जाम में कैसे सोचना है वो मैं आपको बता दिया। √3+√2 का जो स्क्वायर होगा उसे मैं a² + b² 5 हो जाएगा, प्लस 2ab क्या हो जाएगा आपके पास, 2√6 हो जाएगा। तो कंपेयर कर लो, कंपेयरिंग LHS एंड RHS, इफ आई विल कंपेयर LHS एंड RHS को अगर मैं कंपेयर कर लेता हूं, तो यहां से पता लगा x² - 4 आपका 2 के बराबर होगा, x² आपका 6 के बराबर होगा, तो x आपका ±√6 के बराबर होगा, x² ±√6 के बराबर होगा। यहां से तो मेरी दो वैल्यू मेरे को फिलहाल मिल रही है, समझते हैं और आगे। और यहां से क्या मिल रही है मेरे को कि जो काइंड ऑफ √3+√2 की पावर जो ये x² - 4 लेके अपने साथ घूम रहा है, इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, √3 - √2 की पावर भी स्क्वायर लिख सकता हूँ। देख लो, करके देख लो, स्क्वायर खोल के देख लो, 5 - 2√6 आएगा। तो ये पावर भी सेम हो जाएगी फिर से। इस बार पावर सेम नहीं होगी, इस बार इसकी इसे, अच्छा इसे मैं क्या कर सकता हूँ, देखो और क्या दिमाग लगा सकता हूँ मैं। ये आपको फील आनी चाहिए भाई, IIT जेईई की तैयारी करो, आपको फील दिमाग में क्या आनी चाहिए, अगर मैंने इसे प्लस किया तो इसे माइनस करना पड़ेगा, एकदम से स्ट्राइक आना चाहिए, अगर मैंने इसे प्लस किया तो उसे माइनस करना पड़ेगा। तो ये यहाँ से क्या हो जाएगा, x² - 4 = -2, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, 4 - 2 = 2, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, +-√2। तो आपको फील आ गया प्यारे बच्चों कि x की वैल्यू एक आई +-√2 और एक x की वैल्यू आई +-√6। तो कितनी वैल्यू आएंगी, पहले तो कितनी वैल्यू आएंगी, ns का मतलब क्या हुआ, कार्डिनलिटी ऑफ दैट सेट, कार्डिनलिटी विल बी नथिंग बट, एक तो एक √2 कंटेन कर रहा है, -√2 कंटेन कर रहा है, √6 कंटेन कर रहा है, -√6 कर रहा है, तो ns की वैल्यू आ जाएगी आपके पास कितनी, ns की जो वैल्यू होगी वो आ जाएंगी आपके पास बड़े प्यार से 4। ns की वैल्यू कितनी आ जाएगी प्यारे बच्चों, 4, बिकॉज in this particular set there will be 4 number of elements which are √2, -√2, √6 and -√6। कोई बड़ी बात नहीं है, सिंपल सी बात है। इफ यू स्टिल हैव एनी काइंड ऑफ अ प्रॉब्लम, आस्क टू मी। पर मैं फिर से चाहूंगा कि अगर आपने इस सारी प्रॉब्लम्स को एक बार देख लिया, जितनी मैंने अभी तक आपको प्रॉब्लम कराई है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, ये भी जितनी भी आपको मैंने प्रॉब्लम कराई है, एक बार आप फिर से इन प्रॉब्लम को सॉल्व करिए, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है, कम ही पढ़ो पर सही पढ़ो। अगर बहुत सारे लेक्चरों के पीछे भागते रहोगे तो आपको कम चीजें समझ आएंगी, ठीक है। अगर आपके पास बहुत सारा सामान आपके हाथ में, तो डेफिनेटली वो नीचे गिरने की ज्यादा संभावना है, एज कम्पेयर टू कि अगर कम सामान आपके पास है तो आपके संभाल पाओगे सामान को, ठीक है। तो आप क्या ट्राई करो, जो मैंने अभी क्वेश्चन दिया आपको, उन्हें एक बार आप फिर से ट्राई करो। इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ अ डाउट, यू कैन आस्क टू मी, और ज्वाइन टू अकेड हेल्प और सब्सक्राइब टू अवर चैनल फॉर मोर अपडेट्स रिलेटेड टू द PYQ। से हमने आप ही सभी बच्चों के लिए लास्ट का टाइम है, कंफ्यूज रहते हैं बच्चे क्या पढ़ें, तो यही चीजें आपके लिए हम क्वेश्चंस के थ्रू आपकी थ्योरी भी रिवाइज करते रहेंगे, और धीरे धीरे हम और अपडेट्स करते रहेंगे PYQ के साथ साथ इंपॉर्टेंट टॉपिक के भी हम लेक्चर बनाते रहेंगे। पर मेक श्योर आप हमें सपोर्ट करते रहिए, सब्सक्राइब टू अवर चैनल। अगर आपको स्टिल इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ अ डाउट, यू कैन आस्क टू मी, you can ask to our team, feel free to ask, okay। तो सब्सक्राइब टू अकेड हेल्प फॉर मोर अपडेट। तो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय। और बिल्कुल सीरीज को मिस मत करिए, अगर आप लास्ट तक आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, ताकि हमें एक सपोर्ट मिलता रहे। चलिए, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।